गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एंड स्क्वायर कोचिंग्स। तो आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आज हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही साथ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये टॉपिक। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल बहुत ज़्यादा बेसिक है और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से सारे साइकिल को हम निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्नोट साइकिल की। तो जो आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल है ये कहाँ से मिला? आपके कार्नोट साइकिल के रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स का मतलब उल्टा कदम किसी साइकिल को चला दें तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स। तो कार्नोट साइकिल जो था, कार्नोट साइकिल को अगर हम रिवर्स चलाएंगे तो उसको हमारा होगा रिवर्स कार्नोट साइकिल। अब देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉ पता होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं अभी आपको वो पहले थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉ हैं उनको बताऊंगा, जिससे कि आपको ये रिवर्स कार्नोट साइकिल को समझने में भी आसानी हो और आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ हैं, जो नियम हैं, वो आपको अगर नहीं पता तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम पहले कुछ छोटी मोटी बातें हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा एक पीवी डायग्राम होता है आपका, एक होता है पीवी डायग्राम। अब इसमें पीवी डायग्राम में अगर हम ये लाइन खींचें तो ये कौन सी होती थी हमारी? पी बराबर कांस्टेंट लाइन होती थी, ठीक है ना। ये वाली कौन सी लाइन होती थी हमारी? ये होती थी हमारी वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट। आपको पता ही होगा ये प्रेशर कांस्टेंट वाली लाइन, ये वॉल्यूम कांस्टेंट वाली लाइन। अब इसमें हमारी दो लाइनें और होती थी, एक ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, वैसे तीन होती थी लेकिन अभी हम दो की बात करेंगे। तो इसमें देखिए, जो ये वाली होगी, जो ये वाली होगी, ये कौन सी होगी आपकी? ये होगी टेम्परेचर वाला कांस्टेंट, यानी इसको बोलेंगे हम आइसोथर्मल। आइसोथर्मल जिसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि समतापीय प्रक्रम या समतापीय साइकिल, समतापीय प्रोसेस। अब यहाँ पे होगा, इसको बोलेंगे हम एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखिए, ये मैं समझाने का मतलब क्या था? ये समझाने का मतलब ये है कि जो आपका जो स्लोप है, स्लोप का मतलब जो भी आपका स्लोप जाएगा एक वन प्रोसेस से लेके टू प्रोसेस तक, ठीक है ना। ये भी हमारी क्या है, वन से टू, वन से टू, वन से टू, वन से टू, इस तरीके से कोई भी प्रोसेस अगर वहां हो रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई प्रोसेस वन से टू हो रही है और जो कि आइसोथर्मल है, तो आप उसका ग्राफ थोड़ा स्टीपर बनाएंगे, मतलब इस तरीके से बनाएंगे। और अगर एडियाबैटिक होगा तो इसका स्टीपर जो होगा वो ज्यादा होगा, मतलब जो इसका जो नीचे जाने का वो होगा, ये एंगल आपका ज्यादा बन जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? ज्यादा होगा, ठीक है ना, इसके मुकाबले। तो थीटा वन और ये थीटा टू, तो थीटा टू विल बी ग्रेटर देन थीटा वन। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है वो आपकी प्रेशर जो लाइन है उसके करीब आती जाती है, और जो आइसोथर्मल लाइन है वो प्रेशर लाइन से दूर जाती है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो मैंने ये इसलिए बताया आपको कि जब मैं भी आपको साइकिल बताऊंगा तो उसमें ये चीज़ आएगी तो आप फिर कंफ्यूज होंगे कि सर हमने ये क्यों लिया। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको बेसिक है, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये सब चीज़ें फिर से आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए, तो मैंने ये आपको बता दिया। इसके बाद दूसरी एक चीज़ बताएं। देखिए, हमारा जो भी पी डायग्राम होता है या टी डायग्राम होता है या कोई भी डायग्राम है, उसके अंदर अगर जो साइकिल है वो क्लॉकवाइज है, वो कैसी है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज साइकिल जितनी भी होंगी आपकी, वो कौन सी होंगी? वो होंगी वर्क प्रोड्यूसिंग, ठीक है ना, वर्क प्रोड्यूसिंग, यानी कि उसमें हमें वर्क मिलेगा, सही है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम हीट देंगे और हीट से वर्क मिलेगा। तो जो केवल ओनली कार्नोट साइकिल था वो आपको क्या होगा? वो इस तरीके से घूमेगा। किस तरीके से? आपका जो भी साइकिल होगा वो घूमेगा क्लॉकवाइज, ठीक, घड़ी की दिशा में। और अगर हमारा कोई भी साइकिल है, अगर हमारा कोई भी साइकिल है जो कि क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इस तरीके से, तो ये होगा हमारा पावर कंज्यूमिंग। पावर कंज्यूमिंग, अब कंज्यूमिंग का मतलब, पावर कंज्यूमिंग मतलब जो आपकी शक्ति होगी, शक्ति खींचेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? शक्ति खींचेगा मतलब शक्ति आपको देनी पड़ेगी, शक्ति अवशोषित करेगा, शक्ति उसको चाहिए होगी। तो ये कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको जो भी एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस देखेंगी, अब
वो कौन सी होंगी, पावर कंज्यूमिंग। और आपको पता होना चाहिए कि जो जितनी भी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है, केवल रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके बाद आप जितनी भी रिवर्स कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, आप जितनी भी साइकिल पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन के अंदर, वो आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मिलेगी। क्योंकि रेफ्रिजरेशन में हम क्या करते हैं, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होती है, इसमें हम पावर देते हैं, तब जाके मैंने आपको बताया था सेकंड लॉ के द्वारा कि जब हम पावर देंगे यानी वर्क करेंगे उसके ऊपर, वर्क करने का मतलब क्या, हम उसके ऊपर अगर हम किसी टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं तो वो हमारी शक्ति हो जाएगी, ठीक है, वर्क वन टाइम। तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं, तो जब वर्क करेंगे तो वो क्या होगी, पावर कंज्यूम होगी, वो पावर कंज्यूम करेगी मतलब खींचेगी। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पावर कंज्यूमिंग एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, और ये आपकी यूज होती हैं आपकी जितने भी ये होते हैं आपके इंजन में यूज, और ये होते हैं आपकी रेफ्रिजरेशन में या हीट पंप में यूज, ठीक है ना। तो ये आपकी होंगी हीट इंजन बनाने में। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना जरूरी भी नहीं है अभी, ये आपके थर्मोडायनामिक्स में आ चुका है। आपके जरूरी है ये पावर कंज्यूमिंग तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखिए एक और टॉपिक है या एक और पॉइंट है आपके लिए। देखिए अगर कोई भी चीज एक्सपेंड होती है, कोई भी चीज एक्सपेंड होती है तो वो क्या करते हैं, यानी किसी चीज का अगर एक्सपेंशन हो रहा है, यानी प्रसार हो रहा है, एक्सपेंड का मतलब प्रसार, ठीक है ना, प्रसारित हो रही है, वो एक्सपेंड हो रही है, तो उसका टेम्परेचर कम होता है, सही है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप गुब्बारा लें, गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं, लेकिन जब गुब्बारे को आप छोड़ो, मतलब गुब्बारे का जो मुंह खोल दोगे भरे हुए गुब्बारे का, तो उसमें से जो हवा आएगी वो आपको ठंडी लगती है। तो क्या हो रहा है कि उसका एक्सपेंशन होता है, तो जब किसी भी चीज का एक्सपेंशन होता है तो वो ठंडी होती है। और जब भी हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना, अभी और भी साइकिल पढ़ेंगे हम आगे आके, तो इसको हम बोलेंगे क्या, संपीड़न। तो किसी भी चीज का जब संपीड़न करते हैं तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर उसका बढ़ता है। आपने देखा होगा जब आप साइकिल में हवा भरते हैं, जैसे आप साइकिल में इस तरीके से हवा भरते हैं, तो जो आपकी वाल बॉडी होती है, ठीक है ना, वाल बॉडी जो होती है वो आपकी गर्म हो जाती है थोड़ी सी। तो गर्म क्यों हो जाती है, क्योंकि जब आप कंप्रेस करते हैं तो उस पर आप वर्क करते हैं, तो वो आपकी हीट के फॉर्म में जाती है उसमें, तो वो गर्म हो जाता है। तो आई अब आपको समझ में आया होगा कि जब कोई चीज एक्सपेंड करेगी तो ठंडी होती है, ठीक है ना, ठंडी होगी, और जब आप इसको संपीड़न करेंगे तो गर्म हो जाएगी, सही है ना। अगर आप किसी गैस को गर्म करते हैं तो सॉरी कंप्रेस करते हैं तो गर्म हो जाती है, और जब उसको आप एक्सपेंड करते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब ये आपको बेस थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम कार्नोट, रिवर्स कार्नोट साइकिल को पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कार्नोट साइकिल की, तो कार्नोट साइकिल था क्या और ये कैसे आपके समझने में आया। तो देखिए सबसे पहले जो आपके एक फ्रेंच का मतलब जो फ्रांस के होते थे, तो फ्रेंच एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था साडी कार्नोट, निकोलस डी साडी कार्नोट इस नाम से। तो उन्होंने क्या बोला, जब पहले केवल कार्नोट साइकिल आया था, तो कार्नोट जो थे उन्होंने ये बोला कि आपका जो भी इंजन के लिए पहली बात करी गई थी कि आपके जो भी इंजन होते हैं वो 2 टेम्परेचर लिमिट्स पे काम करते हैं। उनको आपको इस मीडियम पे, ना तो वो जो इंजन होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कि हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं, ना तो उसकी इफिशियंसी इस चीज़ पर काम करेगी, वर्क करेगी, ना उसकी इफिशियंसी इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि उसका साइज क्या है, जो भी आप इंजन ले रखा है आपने उसका साइज क्या है, ना तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगी, ना उसके वर्किंग मीडियम पे, ठीक है ना, यानी कि आप उसके अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं। लेकिन किस पर डिपेंड करेगी, केवल और केवल टेम्परेचर लिमिट पर, कि आप कहाँ से हीट ले रहे हैं और कहाँ हीट छोड़ रहे हैं, सही है, केवल इन 2 टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अब रिवर्स कार्नोट साइकिल की हम बात करें तो रिवर्स कार्नोट साइकिल भी सेम ही बात है। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल, अब सीधी सी बात है, ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल साइकिल है। ये मैं बताऊंगा आपको हाइपोथेटिकल क्यों है, यानी कि आइडियल साइकिल है। देखिए आइडियल कुछ भी नहीं है, आइडियल हमेशा क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। आपके याद रखना चाहिए कि आइडियल साइकिल क्या होता है, हमेशा हाइपोथेटिकल होते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब ये होते नहीं है, ये नेचर में नहीं होते, यानी हम बना नहीं सकते इसको, लेकिन हम मानते हैं इसको, ठीक है ना, हम यूज करते हैं। अब ये यूज क्यों करते हैं, आपको आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सबके मन में उठता है कि जब हमको पता है कि ये हाइपोथेटिकल है तो फिर हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, जब हमें मालूम है कि ये यूज ही नहीं बनाती, हम इसको बना ही नहीं सकते इस साइकिल को, या इस साइकिल को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो फिर हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं। तो देखिए हम इसको यूज कर रहे हैं केवल और केवल कंपैरिजन के लिए। अब देखिए आपके घर में कोई भी चीज, जब आपका कंपैरिजन होता है तो किसी अच्छे इंसान से कराया जाता है, कभी भी आपका कंपैरिजन किसी गंदे इंसान से नहीं किया जाएगा। तो हमें मालूम है कि हमारा बच्चा जो भी है वो कोई महात्मा नहीं बन सकता, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम उसको अच्छी जगह बना, मतलब अच्छी चीज़ है वो सिखाएं, तो हम उसको कंपैरिजन भी उसका किससे करते हैं कि भाई ऐसा है, कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई हमारा बच्चा इस तरीके का होना चाहिए, हमारा भाई इस तरीके से होना चाहिए, हमारी बहन इस तरीके से होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हर चीज़ का जो हम कंपैरिजन करते हैं वो आइडियल चीज़ से करते हैं, जो अच्छी चीज़ें होती है उससे।
तो आइडियल चीज से कंपैरिजन करने का मतलब ही क्या है कि भाई हम रिवर्स कार्नोट साइकिल से, अब जितने भी साइकिल बनेंगे हम उनका कंपैरिजन किससे करेंगे कि रिवर्स कार्नोट साइकिल से। उसकी अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो कार्नोट साइकिल से डिपेंड कंपेयर करेंगे, और अगर सीओपी निकालेंगे तो हम उसको रिवर्स कार्नोट साइकिल से कंपैरिजन करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपने क्या करा, ये केवल आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि रिवर्स कार्नोट साइकिल कहाँ यूज होता है, तो रिवर्स कार्नोट साइकिल केवल कंपैरिजन के लिए यूज होता है, जितने भी हमारे अदर साइकिल होते हैं उनके लिए। और ये जो आइडियल होता है, आइडियल का मतलब क्या है बता दिया, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, हम बना नहीं सकते। और हाइपोथेटिकल, अब ये हाइपोथेटिकल क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी जब मैं इसको पूरा समझाऊंगा उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि हाइपोथेटिकल ये है क्यों। तो देखिए अब इसके अंदर क्या होता है आपका, पहली बात तो ये है कि रिवर्स कार्नोट साइकिल में होता क्या क्या है। तो देखिए रिवर्स कार्नोट साइकिल में आपकी 4 प्रोसेस होती हैं, ठीक है ना, 4 प्रोसेसेस, इट कंसिस्ट 4 प्रोसेसेस। पहले 2 आपकी होंगी, देखिए 2 तो होंगी आपकी आइसोथर्मल और 2 होंगी आपकी आइसेंट्रोपिक। अब देखिए 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब यहाँ पर एक बेसिक चीज समझिए जो आपको थर्मोडायनामिक्स में पता होना चाहिए था, अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी बता रहा हूँ कि देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस आपको ये तो पता होगा भाई, आइसोथर्मल मतलब थर्म जो है टेम्परेचर है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब आप एक चीज बताइए किसी चीज का टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रह सकता है, यानी कि अगर मैं किसी गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ तो उसका आपको मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन वो आइसोथर्मल कैसे हो सकता है कि अगर मैं उसको बाहर से ठंडा कर दूँ तो, सही है ना। देखिए मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर है, मैंने इसके अंदर क्या करा, गैस को कंप्रेस किया। जैसे ही मैं गैस को कंप्रेस करूंगा गैस गर्म होनी चाहिए, लेकिन हमने पढ़ा आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी तरफ से बाहर से ठंडी जो है, ठंडी यानी कि या तो हम इसका हीट निकालते जाए बाहर तुरंत तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, या हम इसको ठंडा कर दे जाए, दोनों में से काम करने पड़ेंगे, ठीक है। या हम क्या करें, या हम इसको क्या करें, इतना जल्दी से कंप्रेस करें, अचानक से कंप्रेस करें कि इसको अपना टेम्परेचर चेंज करने का मौका ही ना मिले, सही है। या सॉरी उल्टा बता दिया, हम या तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम कंप्रेस इतना धीरे करें कि इसका जो टेम्परेचर हो वो क्या हो, बाहर निकल कर जाए। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसको हम 2 तरीके से आइसोथर्मल बना सकते हैं, या तो हम इसको कंप्रेस करें और इसकी हीट बाहर खींचते जाएं, या हम क्या करें इसको कंप्रेस करें उसको बाहर से ठंडक देते जाएं। 2 तरीके से कर सकते हैं। तो या हमारा एक और तरीका क्या होगा, या सॉरी हमारा जो पहला तरीका है, पहले तरीके में क्या, हम इसको हीट को बाहर भेज रहे हैं इसकी, तो वो हीट बाहर कैसे जाएगी, हम क्या करें इस प्रोसेस को इतना धीमे करें, स्लो, वेरी स्लो। हम इस आइसोथर्मल प्रोसेस को इतना ज्यादा स्लो करें कि इसकी जो हीट है वो तुरंत की तुरंत बाहर निकलती जाए, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए जो भी इसके अंदर मीडियम है। अब हम आइसेंट्रोपिक की बात करें तो आइसेंट्रोपिक के अंदर क्या होना चाहिए, आइसेंट्रोपिक के अंदर ये होता है कि आपकी जो हीट है ना तो सिस्टम से बाहर जाए, यानी कि ये जो हीट है इसके अंदर ना तो सिस्टम से बाहर जाए और ना सिस्टम के अंदर आए। तो ये क्या होता है आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है कि हीट ना तो बाहर जा पाए ना अंदर आ पाए। अब हीट बाहर और अंदर कम नहीं जा पाएगी कि जब इसमें हम क्या कर रहे हैं बहुत सडन चेंज करें, तो जैसे हम इसमें सडन चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसके पास इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये आइसेंट्रोपिक यानी कि जो इसकी जो एंट्रोपी वो चेंज हो पाए। तो एंट्रोपी को कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट कर देंगे। तो ये कैसी होगी, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है आइसोथर्मल, और एक जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है बहुत फास्ट प्रोसेस है। बस यही कारण है कि ये हाइपोथेटिकल साइकिल है। हाइपोथेटिकल साइकिल होने का कारण भी यही है कि आपकी जो 2 प्रोसेस है वो कितनी कैसी हैं, स्लो हैं, और 2 प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। अब आप कोई ऐसा इंजन बना सकते हैं कि इसकी जितनी मतलब जिसमें पिस्टन एक बार अचानक से खींचे लेकिन जाए धीरे धीरे, ऐसे आप नहीं बना सकते। तो इंजन को आप बना ही नहीं सकते इस तरीके का। तो जब इंजन को नहीं बना सकते यानी कि आप जो भी चीज़ है, जो भी मशीन है, उसमें आप इस तरीके की कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते जिससे कि आप अचानक से उसको कंप्रेस भी कर सकें, ठीक है ना, फास्ट कंप्रेस कर सकें या स्लो कंप्रेस कर सकें। यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये आप इसको नहीं बना सकते, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल साइकिल। अब इसमें वर्किंग मीडियम का ही पता होना चाहिए कि कार्नोट साइकिल में जो वर्किंग मीडियम होता है हम मानते हैं इसको परफेक्ट गैस। अब परफेक्ट गैस आपको पता है कि परफेक्ट गैस बहुत मिलेगी नहीं, आपको बहुत कम मिलती है, परफेक्ट गैस बनाना ही मुश्किल है। तो परफेक्ट गैस के लिए भी क्योंकि परफेक्ट गैस को हमें यूज करने में बहुत ज़्यादा आपको बनानी पड़ेगी इसको, तो जो आपकी कार्नोट साइकिल है तो आपका क्या होगा, एक हाइपोथेटिकल साइकिल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 आइसोथर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं, जिसमें से 2 आइसोथर्मल है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, जो 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी पहले तो। अब हम रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात करेंगे। तो देखिए रिवर्स कार्नोट साइकिल को समझने के लिए आपको इन 3 डायग्राम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको 3 डायग्राम बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, अच्छे से समझिएगा, और जो चीज़ ना है समझ में उसको एक बार रिवाइज करके वीडियो को दोबारा करिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा,
कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, हम तो मैं उसके लिए दोबारा या तो कोई वीडियो बनाऊंगा या फिर कुछ भी आपको समझाने के लिए कुछ आपको शेयर करूंगा। तो देखिए पहला अगर हम बनाएं, तो देखिए पहला आप बनाएंगे पीवी डायग्राम, दूसरा हम बनाएंगे टीएस डायग्राम, ठीक है ना, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ये इसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, इसको बोलते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है ना। ये आपकी एंट्रोपी है, ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ठीक है ना, दाब, आयतन, तापमान, और एंट्रोपी को एंट्रोपी बोलते हैं। इसके बाद आपको एक और समझने की जरूरत है। देखिए मान के लिए एक सिलेंडर है आपका, ठीक है, ये तो इसकी इस सिलेंडर की जो ये पिस्टन है ये भी कैसा है, एडियाबैटिक है, मतलब इसमें से आपकी ना तो कोई हीट जाएगी ना आएगी, ठीक है ना। ये इंसुलेटिंग वॉल्व बोलेंगे हम। ये आपका पिस्टन है। अब इसके अंदर इसका जो ढक्कन है यानी कि जिसका हेड है, सिलेंडर हेड जो हम बोलेंगे, ये जो सिलेंडर हेड है ये आपके पास आपका फिक्स नहीं है। यहाँ पे सिलेंडर हेड आपके दो टाइप के हैं आपके पास। एक आपका ये डायथर्मिक, इसको बोलेंगे डायथर्मिक वॉल्व। ये ऐसी वॉल्व होती है जिसमें से आपकी जो हीट है वो पूरी की पूरी ट्रांसफर करी जा सकती है, ठीक है। दूसरी आपके पास होगी एक और जिसको हम बोलेंगे आपकी इंसुलेशन वॉल्व, ठीक है। इसमें आपको इंसुलेशन होगा पूरी तरीके से, ये आपकी हीट को ना तो बाहर जाने देगा ना आने देगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो चीजें और होंगी, एक होगा हीट सोर्स, ठीक है ना, हीट सोर्स, ये कैसे पे होगा, टेम्परेचर हाई इसका, ठीक है। एक होगा आपका ये मान चलिए यहाँ पर आपका एक और ये आपका है हीट सिंक, ये किस पे होगा आपका लो टेम्परेचर पर होगा, सही है। हम क्या करेंगे बारी बारी से इसको यहाँ पर लगाएंगे और इसको यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले प्रोसेस, अगर हम सबसे पहली प्रोसेस की बात करते हैं, देखिए प्रोसेस आपकी कोई भी साइकिल है तो उसमें आप कोई सी प्रोसेस कहीं से भी यूज कर सकते हैं, कहीं से इस प्रोसेस मतलब साइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं। आप फुली इंडिपेंडेंट है कि भाई आपको यही प्रोसेस अपनानी है, तो जो मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं आप यही इसी साइकिल से बनाए, यानी कि मैं जो फर्स्ट बताऊंगा आप फर्स्ट ही मानेंगे, आप कहीं से भी कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए मैं पहली बात करूंगा, सबसे पहले बात करूंगा मैं इसको आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की, ठीक है ना, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अब देखिए एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि आइसेंट्रोपिक जो आपके पीवी डायग्राम होगा उसमें ये होगा आइसोथर्मल और ये होगा आइसेंट्रोपिक। तो आइसेंट्रोपिक आपका ये वाला होगा, तो आपका क्या होगा P से 1 से 2 ये जाएगा आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, सॉरी एक्सपेंशन। आपने क्या करा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अब इसको देखिए आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन को हम यहाँ बनाते हैं, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से 1 से 2। तो देखिए यहाँ पे मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट है, ये वाली कौन सी होगी, कांस्टेंट एंट्रोपी, यानी कि अगर हम इसको नीचे लेके जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ये S1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका T1 है, मान चलिए ये है आपका T2, सही है। तो आपका क्या हुआ, पहला हुआ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, यानी कि आपने इसका रुद्धोष्म प्रसार किया। तो रुद्धोष्म प्रसार कैसे होगा, देखिए आपने क्या करा, इसको पिस्टन को पीछे लेके गए हम धीरे धीरे, तो सॉरी फास्ट लेके गए, क्योंकि कौन सी प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक, और मैंने बोला था आइसेंट्रोपिक क्या होती है, फास्ट प्रोसेस। तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड जब आप करते हैं, मैंने आपको बताया था कोई भी चीज जब एक्सपेंड होती है तो वो क्या करती है, उसमें वो ठंडी होती है। लेकिन अभी हमारी एक्सपेंशन कैसा है, हमारा एक्सपेंशन हमारा है अभी आपका आइसेंट्रोपिक, तो इसमें हीट की कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, ये वाली जो वॉल है वो आपके इस तरफ लगी हुई होगी, ठीक है ना। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है तो ये जो वॉल है वो यहाँ लगी होगी, इससे कि कोई हीट ना आ सके ना जा सके। इसके बाद क्या होगा हमारा 2 से 3 इस तरीके से, ये क्या होगा, देखिए ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला टेम्परेचर कांस्टेंट वाला। तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। अब हम इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं कैसे, आइसोथर्मली, यानी कि ये कैसा हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसे हो सकता है, देखिए यानी कि जब ये पिस्टन पीछे जाएगा तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, इस वाली वॉल को यहाँ लगा देंगे। इस वॉल को हमें लगाने का कारण क्या है कि मैंने बताया कि जैसे ही आपको आपको इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कराएंगे। जैसे ही हम एक्सपेंड कराएंगे, हम क्या करेंगे, इस जो वॉल है इसको यहाँ रख देंगे,
इसको यहाँ लगा देंगे। तो इसमें जब ये एक्सपेंड करेगी गैस तो ये ठंडी होगी। अब ठंडी तो होगी, लेकिन हमें क्या करना है, इसको टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लो टेम्परेचर वाला पॉइंट बॉडी है वो हम यहाँ रख देंगे। जैसे ही लो टेम्परेचर वाली बॉडी यहाँ रखेंगे और इसको किसकी जरूरत है, हीट की जरूरत है, यानी कि टेम्परेचर की एक तरह की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हीट खींच लेगा, यानी कि जो हीट सिंक है, हीट सिंक यानी लो टेम्परेचर वाली बॉडी है, उसको हम इसके कांटेक्ट में लाएंगे, यानी कि ये आपके यहाँ लग जाएगी और ये इसके बगल में लग जाएगी। तो जैसे ही इसका एक्सपेंशन होगा और गैस ठंडी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ठंडी ना हो, ये गर्म बनी रहे। तो गर्म बनी रहे तो हम क्या करेंगे, एक लो टेम्परेचर की बॉडी को यहाँ रख देंगे, उसमें से ये हीट खींच लेगी। जब ये उसमें से हीट खींचेगी तो आपको पता है ये ठंडी होगी। समझ में आ रहा है ना भाई, आप किसी बॉडी में से हीट निकाल लेंगे तो उसको टेम्परेचर कमी तो होगा। तो इसी तरीके से कि इसका जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये कैसा होगा, शीत पिंड होगा। ये कैसी होगी, कोल्ड बॉडी होगी। ये कैसी होगी, ये कोल्ड बॉडी होगी, टेम्परेचर लो है इसका, तो कोल्ड बॉडी। हम क्या करेंगे, पहले कोल्ड बॉडी को इसके टेम्परेचर कॉन्टैक्ट में लाएंगे, तो इसमें से हीट खींच कर इसको ठंडा कर देगा। अब थर्ड प्रोसेस आपकी होगी, थर्ड प्रोसेस हम बनाते हैं। तो थर्ड प्रोसेस आपकी होगी 3 to 4। ठीक है, थर्ड प्रोसेस आपकी होगी 3 to 4। ये कैसी होगी आपकी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। हाँ, इसकी बात करते हैं पहले 2 to 3 को। अगर हम एंट्रोपी पे देखें तो मैंने क्या बोला, आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये देखिए इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट साइकिल प्रोसेस। तो आपकी ये 2 to 3 प्रोसेस है, इसमें आपका क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहेगा। अब 3 to 4 की बात करते हैं हम। 3 to 4 क्या हो रहा है हमारा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो देखिए कंप्रेशन आपका मतलब क्या, देखिए वॉल्यूम यहाँ से कम हो रहा है। वॉल्यूम अगर हम यहाँ पे देखें और यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है, तो आइसेंट्रोपिक हो रहा है। अब आइसेंट्रोपिक में हम ये कैसे जाएगा हमारा, सीधा जाएंगे इस तरीके से। तो 4, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या होगा, 3 to 4। आपका कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या होगा, देखिए कंप्रेशन में क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था जब कोई चीज कंप्रेस होती है तो होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा। सही है। अब हम इसको क्या करेंगे, आपको पता होगा जब इसको हमने कंप्रेस किया, अब हमने क्या करा, पिस्टन को यहाँ लेकर आए। जब पिस्टन को बाहर लेके, लेकिन आइसेंट्रोपिकली, तब हमारी क्या होनी चाहिए, ये वॉल यहाँ लगी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 बार आपको वॉल का ट्रांसफर होगा। पहली बार में ये वाली लगी होगी, तो आपका 1 से 2 होगा। फिर ये वाली लगी होगी डायथर्मिक, जिसमें से आपका टेम्परेचर आर पार जा सके, तो उसमें आपका होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर आपकी थर्ड प्रोसेस में यानी कि 3 to 4 में आपकी क्या होगी, ये वाली बॉडी यहाँ लगी होगी, जिसका मतलब क्या, आइसोट्रोपिक कंप्रेशन। आप कंप्रेस करेंगे लेकिन इसका हीट जो है, हीट बाहर नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस वाली वॉल को यहाँ लगा देंगे, जिससे कि गर्म तो हो जाएगी लेकिन इसकी हीट बाहर नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरे तरीके से समझा सकूँ। इसके बाद आप क्या करेंगे, 4 to 1। इसके बाद आप करेंगे 4 to 1। अब 4 to 1 क्या है आपका, 4 to 1 है आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये कैसा आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब क्या होगा कि आपका जो टेम्परेचर है, देखिए इसमें कांस्टेंट रहेगा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एंट्रोपी घट जाएगी आपकी। 4 to 1 में क्या होगी, एंट्रोपी कम हो जाएगी। ये हमारा क्या है, S2, ठीक है ना, S1 या S2, यहाँ पे S4, S3 या S4। चलिए अब बात करते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन की। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको फिर और कंप्रेस किया, यानी पहले थोड़ा कंप्रेस किया था, तो आपका जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था बहुत कम कंप्रेस किया था। देखिए 3 to 4 वॉल्यूम बहुत कम चेंज हो रहा है, लेकिन 4 to 1 में बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। तो 4 to 1 में जैसे ज्यादा चेंज होगा, तो इसका मतलब क्या, हम इसको अच्छा मतलब इसको क्या करेंगे, टेम्परेचर इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे करेंगे। यानी कि हम जिसमें इसको कंप्रेस करेंगे उसका टेम्परेचर, देखिए पहले से इसके अंदर टेम्परेचर था जब ये एडियाबैटिक कंप्रेशन किया था। अब हम इसको और कंप्रेस कर रहे हैं, और हम कंप्रेस कर रहे हैं तो हम क्या चाह रहे हैं कि इसकी हीट बाहर निकलती जाए, जिससे कि कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहे। भाई हम आइसोथर्मल कब कर सकते हैं, जब इसकी जो अंदर का जो मीडियम है वो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहे। और टेम्परेचर कांस्टेंट कब रह सकता है कि जब इसमें से हीट तुरंत निकालते जाए, हम जितनी भी इसके अंदर हीट हो रही है, यानी जो गर्मी बन रही है इसके अंदर, उसको हम निकालते जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस बॉल को यहाँ लगाएंगे, और इस बॉल को लगाने के बाद ये वाली जो हीट सोर्स वाली बॉडी है, इसको हम यहाँ के कांटेक्ट में लाएंगे। जब इसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो हीट है वो इसमें चली जाएगी, यानी कि पहले से ही ज्यादा टेम्परेचर पर था, हम इसमें और हीट भेजते जा रहे हैं। तो हीट सिंक का मतलब यही था कि हम इसमें कितना ही टेम्परेचर भेजते हैं। हीट सिंक का मतलब क्या था कि हम इसमें टेम्परेचर भेज सकें। तो जो हाई टेम्परेचर वो इसमें भेज जाएंगे। और इससे पहले जब 2 to 3 हुआ था, तब हमने क्या करा था, इसमें से लिया था। तो आपको याद रखना, देखिए जो आपको ठंडक मिली वो किसमें मिली, यानी जो आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिला वो कहाँ मिला, वो 2 to 3 में। सही है ना, 2 to 3 में, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ था, यहीं पे हमने क्या करा था, इसमें से हीट एब्जॉर्ब की थी। सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट एक्सट्रैक्ट होगी, और यहाँ पे क्या होगा, हीट रिएक्शन होगी। देखिए इसमें हमने 4 to 1 में क्या करा,
हीट यहाँ से रिएक्ट करी, जो हमारा वर्किंग मीडियम था उसमें हीट रिएक्ट करी, और इसमें हमने क्या करा था, हीट एक्सट्रैक्ट करी थी यहाँ से। तो आपको दो चीज याद रखनी है, पहली शीत पिंड से निकाली गई ऊष्मा, देखिए हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी, ठीक है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी, तो कोल्ड बॉडी से हमने कहा ली थी 2 to 3 में, तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, P2V2 log R2 दी बेस E, क्योंकि ये हमारा कौन सा आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल में जो आपका आइसोथर्मल के अंदर जो हमारे जो हीट ट्रांसफर होता है वो क्या होगा आपका P2V2 log R2 दी बेस E, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्या होगा, गर्म पिंड को दी गई ऊष्मा, ठीक है ना, हीट गिवन टू द, या रिजेक्ट, ठीक है ना, रिजेक्ट भी लिख सकते हैं, हीट रिएक्टेड टू हॉट बॉडी। अब हॉट बॉडी को दी गई है वो क्या होगी आपकी, हॉट बॉडी को हमने कहां से दी थी, हॉट बॉडी को हमने दी थी 4 to 1 में, यानी कि ये वाले प्रोसेस क्या होंगे आपकी इस तरफ लग जाएगी। तो हॉट बॉडी को आपने किसमें दी थी, P3, या इसको हम बात करें 1 में बात कर सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं P1V1 log R2 दी बेस E, क्योंकि 4 to 1 की थी हमारी, तो P1V1 log R2 दी बेस E। तो देखिए ये हमारी क्या थी, निकाली गई ऊष्मा, ये थी हमारी दी गई ऊष्मा। देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में क्या मिल रहा था, इस पे मिल रहा था, ठीक है ना, और ये हमारी क्या थी, बस दी गई थी। तो आपको इसमें इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है कि ये हमारी क्या थी, यहाँ से आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा था। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब क्या है, जो भी आपका जो डिजायर्ड इफेक्ट था, डिजायर्ड इफेक्ट मतलब क्या है, ये वाला। तो अब आप इसके अगर सीओपी निकालना चाहें तो मैं इसको साइड में निकाल के दिखाता हूँ आपको। अगर हम इसकी सीओपी निकाल के देखें तो सीओपी क्या होगा, देखिए सीओपी क्या होगी, हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन, ये आपको बताया था कल मैंने, यही आपको जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए हीट एक्सट्रैक्टेड क्या, यानी हीट जो निकाली गई थी, तो हीट इसमें से जो खींची गई थी, ठीक है ना, इस पिंड में से, हीट सिंक में से, या जो कोल्ड बॉडी थी, कोल्ड बॉडी, इसमें से जो हमने हीट खींची थी वही तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, उतना ही तुमने इसको ठंडा किया था। तो क्या हो जाएगा आपको P2V2 log R2 दी बेस E, सही है। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन हमारा कितना होगा, टोटल वर्क डन हमारा क्या होगा कि इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें, वही हमारा वर्क डन के बराबर होगा कि इतनी हमने उसमें इसको दी और इतनी हमने फिर निकाल ली इसमें से, सही है ना। इसमें से हमने हीट जो निकाल ली थी वो कितनी थी, हीट सिंक में से वो आपकी ये थी, और हीट जो दी गई थी वो किसमें थी आपकी, ये वाली थी। तो आपका जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका P1V1 log R2 दी बेस E माइनस P2V2 log R2 दी बेस E। अब देखिए log R2 दी बेस E तीनों में कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन ले काट सकता हूँ, तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा P2V2 अपॉन P1V1 माइनस P2V2। अब देखिए आपको पता है P और R क्या होता है, nRT होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, nRT2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, nRT2, क्योंकि ये कांस्टेंट रहते हैं, किसी एक ही मीडियम के लिए n भी कांस्टेंट रहता है और r भी कांस्टेंट रहता है। किसी एक ही मीडियम के लिए अगर मीडियम चेंज होता तो ये दोनों चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारा मीडियम सेम है तो n और r सेम आएंगे। मीडियम का मतलब इसके अंदर जो फ्लूइड यूज होगी, जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट गैस यूज कर रहे हैं तो परफेक्ट गैस, उसके लिए n और r की जो वैल्यू होगी वो यूज करेंगे। तो nRT1 माइनस nRT2, यहाँ से आपके nr कॉमन लेके T1 से कटे हो जाएंगे, तो क्या बचेगा ऊपर T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये आपका हो जाएगा COP ऑफ कार्नोट साइकिल। तो ये क्या हो जाएगा आपका COP ऑफ कार्नोट साइकिल हो जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये मैंने आपको कल ही बताया था, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब देखिए इसको आपको जो फाइंड करने का, इसको जो आपको COP निकालने का, ये मैंने बहुत ईजी मेथड बताया है। वैसे आप कई और भी मेथड होते हैं, ठीक है ना, कई और भी मेथड होते हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपका सबसे ईजी मेथड है जिसके आप बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो उसको आप एक बार क्या करिएगा, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से चलाइए और आप उस चीज़ को दोबारा समझने की कोशिश करिए कि मैंने इसमें यहाँ पे क्या क्या बताया, 1 से 2 यहाँ पे क्या था, 1 से 2 यहाँ पे क्या था, 1 से 2 में यहाँ क्या था। और अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो मैं इसको एक बार इस डायग्राम को, इनको जो चारों बार होगी, ठीक है ना, उन चारों प्रोसेस को अलग से बना के लिख दूंगा, जिससे कि आपको
समझ में आएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं एक बार ऐसा करता हूँ कि उन जो भी आपकी प्रोसेस थी उनके बेस पर जो सिलेंडर और जो वॉल्व थी उनकी जो कंडीशन थी उन पे मैं उनको उन कंडीशन के आधार पर उसको बना देता हूँ। तो देखिए पहली कंडीशन हमारी क्या थी 1 to 2 में, 1 to 2 में कंडीशन हमारी क्या थी कि आपकी जो वॉल थी, मतलब ये तो आपका इंसुलेटिंग वॉल थी सिलेंडर की जो भी वॉल थी, ठीक है ना। पिस्टन भी आपका क्या था, और मैं हमने क्या बोला था, पहला आपका प्रोसेस था आइसेंट्रोपिक। तो आइसेंट्रोपिक होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो वॉल होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंसुलेशन वाली, ठीक है ना। पहली कंडीशन हमारी ये हुई। इसमें आपको कोई ना तो हीट एब्जॉर्ब किया रही है ना रिएक्ट किया रही है, ना एब्स्ट्रैक्ट किया रही है ना रिएक्ट किया रही है, तो इसमें हमें कोई कुछ नहीं बनाना, ठीक है ना। ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में हमारा क्या होगा, दूसरी कंडीशन आपकी इस तरीके से होगी कुछ, यहाँ पर होगी आपकी डायथर्मिक वॉल जिसमें से हीट आ जा सकती है वो वाली, और साथ ही साथ यहाँ पे होगा आपकी कोल्ड बॉडी, यहाँ पे होगी आपकी कोल्ड बॉडी। ये आपका होगा आपका दूसरा स्टेप। इसके बाद हम तीसरा स्टेप बनाते हैं, या तीसरा प्रोसेस। तीसरे प्रोसेस में क्या होगा आपका, तीसरे प्रोसेस में क्या होगा आपकी जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर है, आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो आपका ढक्कन लगेगा वो कौन सा लगेगा, एडियाबैटिक ढक्कन लगेगा, मतलब जिसमें से हीट आपकी ना आ जा सके, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पिस्टन होगा, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगाना, सही है। और आप इसमें आप याद रखिएगा कोल्ड बॉडी से हम टेम्परेचर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे टेम्परेचर जो जाएगा वो कोल्ड बॉडी से इसमें जाएगा, तभी तो ठंडी होगी, सही है। फोर्थ आपका होगा ये थर्ड, ये फोर्थ, ये तो वॉल आपकी वही रहने वाली है। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, इंसुलेटिंग वॉल आ जाएगी, सॉरी जो आपकी डायथर्मिक वॉल हो जाएगी वो आ जाएगी, डायथर्मिक वॉल जिसमें से आपका टेम्परेचर आ जा सके। तो हम क्या करेंगे, एक हॉट बॉडी यहाँ रख देंगे, यानी गर्म पिंड रख देंगे जिसमें हम हीट रिएक्ट करें और ये उस हीट को ले सकें। तो ये आपकी चारों कंडीशन हो गई। आई होप आपको अब इनसे समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप इसको दोबारा वीडियो को चलाएं, एक बार वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, अब वीडियो को दोबारा चलाइए और फिर इसमें इन प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया है अच्छे से। अब हम कार्नोट साइकिल कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। कि देखिए आपने रिवर्स कार्नोट साइकिल पढ़ लिया, अब आपने ये देखा कि रिवर्स कार्नोट साइकिल में आपका जो फॉर्मूला निकला क्या था, वो T2/T1 - T2, ठीक है, COP थी। अब जो COP थी आपकी वो आपसे जो वो आप एग्जाम उसमें देख सकते हैं कि किस पर डिपेंड कर रही है वो COP, गुड, डिपेंड कर रही है ओनली ऑन, सॉरी, COP डिपेंड कर रही है आपकी ओनली ऑन T2/T1 - T2, केवल और केवल T2 और T1 पे डिपेंड कर रही है, आपकी किसी और चीज पर डिपेंड नहीं कर रही है। अगर आपके T2 और T1 में चेंज होगा तो आपके उसमें इंजन की जो आपकी COP होगी उसमें चेंज आ जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया दिया कि जो आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल है ये केवल एक हाइपोथेटिकल साइकिल है। हाइपोथेटिकल क्यों है वही मैंने बता दिया। दो प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है ये वाली, और दो प्रोसेस ये वाली जो आइसोथर्मल है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है ना। तो आपको COP T2/T1 - T2। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ और समझने में मिलती है कि देखिए कि T2/T1 - T2 है। अगर हम क्या करें T1 = T2 रख दें, T1 = T2 रखते हैं, तो हमारा क्या होगा, तो हमारी क्या हो जाएगी COP क्या हो जाएगी T2/0 हो जाएगी, और T2/0 क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो T1 और T2 दोनों बराबर नहीं रख सकते, सही है। दूसरा हो जाएगा अगर हम इसकी COP कैसे बढ़ा सकते हैं। अब आप इसको ध्यान दीजिए जरा कि हम इसकी COP को कैसे बढ़ा सकते हैं। COP को बढ़ाने के लिए या तो मैं इसको T2 को बढ़ा दूं, सही है, या तो मैं इस T2 को बढ़ा दूं, या मैं क्या करूं इस T2 को कम कर दूं। क्लियर है। देखिए क्या होगा, अगर मैं T2 को बढ़ा देता हूं, अगर मैं
T2 को बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी थोड़ी सी, और जो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है ना। अगर मैं T2 को इंक्रीज करता हूँ तो देखिए ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान के चलते हैं कि T1 अगर हमारा 40 है, T2 हमारा कितना है, 15 है, अभी 15 है। तो अगर हम इसको इसमें पुट करने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा, 15/25, 40 - 15। सही है। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, इसको हम करते हैं 20, तो क्या हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 20 और नीचे कितना हो जाएगा 20। सही है। पहले क्या था, 15/25 था, तो इसकी वैल्यू कम आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। यानी कि अगर हम T2 की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, COP आपकी बढ़ रही है। क्लियर। T2 की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें, T2 की वैल्यू बढ़ाएं तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका निकल आएगा। लेकिन अगर हम T1 को क्या करें, अगर हम क्या करें, T1 को डिक्रीज करें, T1 को डिक्रीज करें, ये भी आपका एक मेथड हो सकता है COP बढ़ाने का। T1 को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू नीचे वाली कम हो जाएगी। T1 को कम करेंगे तो जब T1 को, यानी कि अगर हम इसको 30 कर दें, इसको 30 कर दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 20 था ही, ऊपर तो 20 रहेगा ही, और नीचे क्या बचेगा, 10 बचेगा। 30 - 20 10 बचेगा, तो इसकी फिर COP कितने होगी, 2, तो COP बढ़ेगी। तो T1 अगर हम कम करें तो क्या होगा, आपका जो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, ऊपर वाली सेम रहेगी और नीचे वाली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें भी आपकी ओवरऑल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि COP को बढ़ाने के दो तरीके हैं हमारे पास, ये तो हमारा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन दोनों पे अगर हम बात करें, इसमें हम क्या कर रहे हैं, या तो हम T2 को इंक्रीज करते हैं या T1 को डिक्रीज करते हैं। लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि अब आप ये सोचो कि भाई T2 हम इंक्रीज करते हैं। जब अगर हम T2 को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, आप सॉरी T2 को हम बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, नॉट और ना ही T1 को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर सकते हैं। सही है। T2 और T1 को डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि इनका जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा कम हो। भाई बात वही है ना कि डिफरेंस का जो T1 - T2 बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। T2 को हम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और T1 को कम कर देंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कम बचेगा। तो इस तरीके का आप साइकिल नहीं बना सकते। तो इनकी एक लिमिट होती है कि हम कितना T2 को बढ़ा सकते हैं और कितना T1 को कम कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा रिवर्स कार्नोट साइकिल से रिलेटेड, जो भी मैंने आपको बताया क्या क्या होता है रिवर्स कार्नोट साइकिल। अब एक और चीज, ये आइडियल साइकिल है। आइडियल साइकिल भी क्यों है, देखिए हमने हाइपोथेटिकल तो बता दिया, अब ये आइडियल साइकिल क्यों है। आइडियल साइकिल इसलिए है क्योंकि हम इसमें अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन मतलब जो ऐसी चीजें, धारणाएं जो होती हैं कि ऐसा माना जाता है। तो क्या क्या मानेंगे इसमें हम, पहली बात तो मानेंगे फ्रिक्शनलेस, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि काइन मास्टर का वाटर मार्क आएगा। कार्नोट साइकिल का आपको जो आपके अजम्पशन होंगे, अजम्पशन का मतलब ऐसी धारणाएं जो हमारी होती नहीं है लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर कार्नोट साइकिल है तो वो कैसे बनेगा। तो पहली बात तो क्या होगी, फ्रिक्शनलेस होगा, फ्रिक्शनलेस। सही है। अब फ्रिक्शनलेस होगा, फ्रिक्शनलेस तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। अगर पिस्टन इंजन चल रहे हैं तो फ्रिक्शनलेस तो हो ही नहीं सकता वो, तो उसमें कोई ना कोई फ्रिक्शन जरूर होगा। तो आप कहें कि अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं फ्रिक्शनलेस, और आपके जो मैंने आपको बताई दिया कि दो बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस और दो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस, तो ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, ये भी हमारी नहीं होती है, तो ये भी हमारा नहीं माना जा सकता कि भाई ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से आपको पूरा कार्नोट साइकिल आज मैंने ये बताया है। और जो भी अगर मेरे से कुछ चीज़ छूट गई होगी तो इसको मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन आपको जितना मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये जो भी चीज़ समझाई वो समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने जो भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए, प्लीज़ उनको शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा कि भाई कुछ हो रहा है, जो मैं समझा रहा हूँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे भी एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब कि बच्चों को अच्छा लग रहा है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मुझे पहले तो शेयर, अगर बच्चे बढ़ेंगे तभी पता चलेगा जब सब्सक्राइब बढ़ेंगे। तो जब सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई और भी लोग मेरे को देखना चाह रहे हैं और जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो पहुँच रही है उन लोगों तक। तो आप प्लीज़ उनको लाइक कीजिए। और सीधी और अच्छी सी बात ये है कि पहले कमेंट जरूर किया कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तारीफ कीजिए, आपको जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी आपको लगता है कि भाई आपने कुछ चीज़ छोड़ दी है या मेरे से कुछ भी गलती हो रही है, वीडियो में कोई भी कमी है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि भाई सर आपके वीडियो में ये कमी है, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है ना। क्योंकि मुझे खुद से तो भाई हर किसी को ही लगता है कि मैं ठीक हूँ, तो मुझे भी लग रहा है कि भाई मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, मुझे मेरे पास जितने भी इक्विपमेंट वगैरह है वो सब ठीक चल रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे बताएंगे कि सर आपके ये इक्विपमेंट ठीक नहीं है, लाइटिंग ठीक नहीं है, कुछ भी चीज़ ठीक नहीं है, तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ अपन जो भी आप पढ़िए, समझिए, न समझ में आए तो पूछिए कमेंट के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही।